नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मिस्री टू विजिट बीजिंग एज इंडिया चाइना लुक टू रिवाइव डायलॉग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बीजिंग की यात्रा करेंगे, जो इस बात का एक और संकेत है कि भारत और चीन LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैन्य गतिरोध के कारण 4 वर्ष के अंतराल के बाद सभी डायलॉग सिस्टम यानी वार्ता तंत्रों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये 4 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। डायलॉग सिस्टम यानी वार्ता तंत्र बंद पड़े थे और कहते हैं जहां रेगुलर कम्युनिकेशन होता है वहीं मधुर संबंध स्थापित होता है। अगर आप कहीं बातचीत करना बंद कर देंगे तो मधुर संबंध वहां पे नहीं रहता है, स्थापित नहीं रहता है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारतीय नियंत्रित सीमा को चीनी नियंत्रित सीमा से अलग करने वाली सीमा है। भारत इसे 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर का दावा करता है। आइए इसकी लोकेशन एक बार आपको मैप पे दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये बाउंड्री शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। कुल मिला के बात करें, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत सीमा पर 3488 किलोमीटर मानता है कि दोनों देश के बीच 3488 किलोमीटर की सीमा है। लेकिन वहीं अगर बात करें चाइना की, तो चीन केवल इसे 2000 किलोमीटर ही मानता है कि वो अरुणाचल का हिस्सा अपनी तरफ मानता है, लद्दाख का काफी हिस्सा अपनी तरफ मानता है। इसलिए कहता है कि ये बॉर्डर केवल 2000 किलोमीटर का है, ना कि 3488 किलोमीटर का। अब एक बार इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। LAC को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। इन 3 क्षेत्रों को समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को शामिल किया जाता है। ये पूर्वी क्षेत्र वाला हिस्सा है। अगर बात करें मध्य क्षेत्र का, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मध्य क्षेत्र में काउंट किया जाता है। अगर बात करें पश्चिम क्षेत्र, तो लद्दाख वाला एरिया उसको पश्चिम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये ठीक है। एक चीज को और ध्यान रखिएगा, इस पूर्वी क्षेत्र को ही मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये 1140 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स नॉट क्रूशियल फॉर एनी रिलीजन सेज बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लाउड स्पीकर किसी भी धर्म के लिए जरूरी नहीं है और अधिकारियों को यानी ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दिया है। इसने ध्वनि के स्वास्थ्य जोखिमों पर जोर दिया और धार्मिक संस्थानों से नॉइज यानी ध्वनि के स्तर को कंट्रोल करने का आग्रह किया है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुरक्षा कारणों से पहचान की आवश्यकता के बिना शिकायतों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे बात की गई है धार्मिक स्वतंत्रता की। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक एक बार आप लोग पॉलिटी में रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है, चर्चा में है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एडहॉक जज इन हाई कोर्ट व्हेन एंड हाउ कैन दे बी अपॉइंटेड। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस यानी आपराधिक मामलों के बढ़ते लंबित मामलों को एड्रेस करने के लिए एडहॉक आधार पर रिटायर्ड जजों की नियुक्ति करने का सुझाव दिया है कि हाई कोर्ट में मामले बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए जो जज रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी सेवा ली जानी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224A राष्ट्रपति की सहमति से रिटायर्ड जजों को पुनः नियुक्त करने की अनुमति देता है। अब ये देखिए, 224A हाई कोर्ट में अनुच्छेद 224A के अंतर्गत हाई कोर्ट में एडहॉक जजों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका अनुच्छेद 127 है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2021 के डिसीजन को संशोधित करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें ऐसी नियुक्तियों के लिए कंडीशन तय की गई थी, यानी शर्तें निर्धारित की गई थी कि उन्हें केवल तभी अनुमति दी गई जब कुछ वैकेंसीज और कुछ केस बैकलॉग मौजूद हों। एडहॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश समय समय पर समीक्षा के साथ 2-3 वर्ष तक सेवा कर सकते हैं। मतलब इस पद पर 2 से लेकर 3 वर्ष तक वो जज के रूप में पूरी सेवा दे सकते हैं। इस प्रावधान का शायद ही कभी उपयोग किया गया हो, यानी कि इस प्रोविजन का रेयरली यूज किया गया हो। अतीत में बात करें तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियों के केवल 3 दर्ज उदाहरण ही रहे हैं अभी तक, और ऐसे मामले ज्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एडहॉक जजेस का प्रोविजन चर्चा में है, इसलिए अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि CBP 1 ऐप, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने CBP
E1 ऐप को समाप्त कर दिया है, जो कि माइग्रेंट्स यानी प्रवासियों यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर शरण के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की अनुमति देता था, जिससे कि 1 मिलियन से अधिक अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए गए हैं। बिडेन के टेन्योर यानी कार्यकाल में शुरू किए गए इस ऐप ने विभिन्न देशों के शरणार्थियों को संगठित तरीके से शरण के लिए आवेदन करने में सहायता की है। ऐप को समाप्त करने का ट्रंप का निर्णय इलीगल इमिग्रेंट्स यानी अवैध आव्रजन को कम करने पर उनके फोकस का हिस्सा है, लेकिन आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इससे अवैध सीमा पार करने की संख्या बढ़ सकती है और इस दिशा में ACLU ने इस कदम को अदालत में चुनौती दी है। ACLU का मतलब है अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, अमेरिकन सिविल यूनियन। ये वहाँ का NPO है यानी गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। NPO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे NGO काम करता है, गैर लाभकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। तो उसने इस कदम को अदालत में यानी कोर्ट में चुनौती दी है। तो साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईसी हिंदी के साथ। धन्यवाद।